India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. चलिए पहली खबर का रुख करते हैं। 44 साल बाद 24 दलितों को न्याय मिला है। बता दें आपको कि दरअसल ये पूरा मामला फिरोजाबाद के दिखुली में 44 साल पहले सामूहिक नरसंहार से जुड़ा हुआ है। तीनों दोषियों को ट्रायल न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई। सजा सुनाते हुए डकैती न्यायालय की न्यायाधीश इंदिरा सिंह ने दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाई जाने के बाद तीनों दोषियों को जेल भेज दिया गया। डकैती की गवाही को लेकर 24 दलितों को शाम के समय मौत के घाट उतार दिया गया था। डकैती कोर्ट एडीजे इंदिरा सिंह ने 3 आरोपियों को फांसी की सजा दी है। बता दें आपको कि सुनाई गई 3 मुख्य आरोपियों को सजा जो है, जिसमें अभी एक फरार बताया जा रहा है। फिरोजाबाद जिले के अंदर थाना जसराना क्षेत्र के दिखुली में 18 नवंबर 1981 की शाम 5 बजे के करीब हथियारबंद बदमाशों ने गांव में घुसकर दलित जाति बस्ती में हमला बोला था। घरों में मौजूद महिलाओं, पुरुष और बच्चों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। बदमाशों ने 3 घंटे तक फायरिंग की। फायरिंग में 23 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक घायल की इलाज के दौरान फिरोजाबाद अस्पताल में जान चली गई थी। घटना की प्राथमिकी दिहुली निवासी लायक सिंह ने 19 नवंबर को जसराना थाने में राधे श्याम उर्फ राधे संतोष चौहान उर्फ संतोषा के खिलाफ दर्ज कराई गई। कोर्ट का वो बताएं। न्यायालय के द्वारा रामसेवक कप्तान और रामपाल को फांसी की सजा दी गई है और 50-50 हजार जुर्माना किया गया। किस तरीके का ये नरसंहार था? इसमें 24 दलितों की हत्या हुई थी, क्योंकि ये स्टोरी में आया था कि राधे और संतोष के गैंग के कुछ लोग पुलिस ने पकड़े थे। उसमें ये दिहुली के लोग जो थे, ये लोग गवाह बन गए थे, जो दलित लोग थे। वकील साहब, एक पीछे खुन्नस खाते हुए इनकी हत्या करी गई। 44 साल बाद ये फैसला आया है। एक पीढ़ी के बाद में इतनी देरी हुई फैसले में, इस पर पहले सन 83 में पत्रावली यहाँ थी, फिर 84 में यहाँ से हाईकोर्ट के आदेश से लोअर कोर्ट इलाहाबाद के लिए भेज दी गई थी। उसके बाद वहाँ उसका ट्रायल हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैनपुरी में इसका जुडिक्शन था, तो फिर वहाँ से जजमेंट के लिए यहाँ आए। सजा के अलावा कोई और रुपए की 50 हजार रुपए का जुर्माना किया गया तीनों पे। और एक अभी फरार है। तीनों इनकी घटना में क्या पृष्ठभूमि रही? कितने लोगों को मारने में क्या निकल के आया? इसमें कुछ लोगों को, ये सब इकट्ठे इन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था, सामूहिक रूप से नरसंहार किया था। और कप्तान और रामसेवक के द्वारा कुछ महिलाओं को और बच्चों को मारा गया था। और अगली खबर का रुख करते हैं। सीबीआई और सीवीसी के मसले पर ये जो मामले लंबित पड़े हैं, इस पर जांच का ये पूरा मामला है। बता दें आपको कि जांच जो है तरीके से जांच कराने की दिशा में निर्देश मांग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त देते हुए मामले की सुनवाई जुलाई में तय कर दी है। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई में कोर्ट की सहायता के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि पिछले 4 सालों में सरकार की तरफ से इस मामले में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करें और उसके बाद फिर याचिकाकर्ता अपना जवाब दाखिल करेगा। याचिकाकर्ता ने दलील देते हुए कहा है कि फिलहाल सीबीआई के पास 2500 से ज्यादा मामले लंबित हैं। जब ताकतवर लोग सत्ता में आते हैं और सीबीआई उसी के अनुसार काम करती है,
सीजेआई ने कहा है कि कभी कभी मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी जाती है और अदालती जांच की अनुमति दे देती है, जिसके मामले जो है लंबित रह जाते हैं। सीजेआई ने कहा है कि हम सर्वव्यापी निर्देश नहीं दे सकते हैं और निर्देश केस विशेष के लिए होने चाहिए और इसके लिए आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका विभिन्न मामलों का हवाला देते हुए कहा गया कि सीबीआई द्वारा बहुत धीमी प्रगति या धीमी गति से काम किया जा रहा है। याचिका में मामलों की जांच में देरी के लिए दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 या केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2013 में समयबद्ध जांच पूरी करने के लिए दिशा निर्देश की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके अलावा राजनीति या नौकरशाही कोच और शक्तिशाली लोगों से जुड़े हाई प्रोफाइल मामले हो और इस तरह कई मामले सालों या दशकों से लंबित है। इसी कारण से एजेंसी की कई बार आलोचना भी हुई है क्योंकि इसने अतीत में कई घोटाले और मामलों को ठीक से नहीं संभाला गया और इस राजनीति और रणनीति के कारण ही या तो आरोपी बरी हो जाते हैं या उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सका। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में पीवी नरसिम्हा राव, जयललिता, लालू प्रसाद यादव, मायावती और मुलायम सिंह यादव जैसे प्रमुख राजनेताओं की जांच में देरी करने के मामलों का भी जिक्र किया। और अगली खबर का रुख करते हैं। मतगणना का पूरा आंकड़ा देने का ये पूरा मामला है। बता दें आपको कि चुनाव में मतदान के फाइनल आंकड़ों और मतगणना का पूरा ब्यौरा जो है वो तुरंत अपनी वेबसाइट पर जारी करने का निर्देश चुनाव आयोग को दिए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इस मामले पर पहले चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखने का निर्देश दिया। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच जो है 28 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में तय करते हुए कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग इस मसले को लेकर की गई सुनवाई का ब्यौरा अदालत में पेश करे। इस मामले पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने दलील दी कि जो आंकड़े आयोग के पास आते हैं उसे तुरंत ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है, लेकिन कुछ रिमोट एरिया के आंकड़े समय पर नहीं आ पाते हैं, जिसके बाद में अपलोड किया जाता है, जिसके बाद में आंकड़ों में अंतर आता है। वहीं चुनाव आयोग ने दावा किया है कि उनकी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया गया और चुनाव और मतगणना के जो आंकड़े चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डालता है उससे वास्तविक आंकड़ों में अंतर होता है। और अगली खबर का रुख करते हैं। पूजा खेड़कर बनाम दिल्ली राज्य का दरअसल ये पूरा मामला है। बता दें आपको कि संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा में फर्जी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र जमा करने की आरोपी पूर्व आईएएस प्रोबेशनरी अधिकारी पूजा खेड़कर को दी गई अंतरिम सुरक्षा को बढ़ाते हुए कोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा है कि दिल्ली पुलिस जांच पूरी क्यों नहीं कर रही है, जबकि खेड़कर ने खुद हलफनामे में कहा है कि वह सहयोग करने को तैयार है। जस्टिस वी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ खेड़कर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जनवरी में कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने कोर्ट को सूचित किया कि यूपीएससी उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए फर्जी दस्तावेजों के बड़े घोटाले की जांच के लिए उन्हें हिरासत में जो है वो लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता है। इस पर जस्टिस शर्मा ने सवाल किया, सामान्य पूछताछ और हिरासत में लेकर पूछताछ में क्या अंतर होगा। राजू ने ये भी कहा कि खेड़कर को अपने ओबीसी कोटा, दिव्यांगता आदि के आधार पर परीक्षा में 9 बार बैठने का अधिकार था। हालांकि उन्होंने दस्तावेजों में जालसाजी करके और नाम बदलकर और प्रयास किए हैं जो स्वीकार्य नहीं था। इसमें शामिल बिचौलियों के नाम जानने के लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा है कि खेड़कर को कथित रूप से जाली प्रमाण पत्र कहां से मिले इसका खुलासा किया जाना चाहिए।
लेकिन इसके लिए उन्हें हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। जालसाजी के आरोपों का विरोध करते हुए खेडकर के वकील ने कहा है कि उन्हें 2018 में ही कम दृष्टि दिव्यांगता का पता चला था और तब से उन्हें 3 बार यूपीएससी का प्रयास किया है। इसीलिए एक दिव्यांग उम्मीदवार के रूप में उनका प्रयास समाप्त नहीं हुआ है। इस मामले की सुनवाई 15 अप्रैल को करेंगे। वहीं नोना लाइफस्टाइल ने एनसीएलटी का रुख किया है। बता दें आपको कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की नई दिल्ली की न्यायिक सदस्य अशोक कुमार भारद्वाज और तकनीकी सदस्य रीना सिन्हा पुरी की पीठ ने नोना लाइफस्टाइल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की है, जिसमें 1,64,83,194 रुपए के बकाया भुगतान करने के आरोप में जोमेटो के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया या CIRP शुरू करने की मांग की गई है। 2023 में जोमेटो ने राइडर टी शर्ट, ट्राउजर और विश्व कप जर्सी के लिए ऑर्डर दिए। नोना लाइफस्टाइल ने दावा किया है कि उसने माल का निर्माण और आंशिक रूप से डिलीवरी की है। जोमेटो ने भुगतान में देरी की और ऑर्डर स्वीकार करने से इनकार किया है। कंपनी ने जोमेटो पर भंडारण की समस्याओं के कारण डिलीवरी वापस करने और छूट पाने के लिए धमकियों और चेतावनियों का उपयोग करने का आरोप लगाया। नोना लाइफस्टाइल ने यह भी आरोप लगाया कि जोमेटो ने शेष विश्व कप जर्सी को अस्वीकार कर दिया, जो उसके लिए कस्टम मेड थी। ट्रिब्यूनल ने नोना लाइफस्टाइल को निर्देश दिया है कि वे तथ्य और कथित बकाया राशि दोनों पर पहले से मौजूद विवाद के अस्तित्व को देखें और इसे देखते हुए अपनी अगली कार्रवाई को स्पष्ट करें। मामले की सुनवाई 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केरल हाईकोर्ट के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि जिन मंदिरों और देवस्थानों में 31 मई 2022 की कट ऑफ तारीख से पहले जिला समितियों के साथ पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें त्योहारों पर हाथियों की परेड करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 31 जनवरी को पारित हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक संगठन विश्व गज सेवा समिति द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए स्थगन आदेश पारित किया। पिछले साल दिसंबर में इसी पीठ ने हाईकोर्ट द्वारा पारित एक पुराने आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें अन्य बातों के अलावा ये अनिवार्य किया गया था कि मंदिर के त्योहारों के दौरान परेड करने वाले हाथियों के बीच न्यूनतम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। दिसंबर में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि हाईकोर्ट के निर्देश व्यवहारिक नहीं है और मंदिर के रीति रिवाजों में कटौती नहीं की जा सकती। इसी तरह इसी पीठ ने हाईकोर्ट द्वारा पारित नवीनतम अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस A.K. जयशंकरन नंबियार और जस्टिस गोपीनाथ पी राज्य में बंदी हाथियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में एक स्व प्रेरणा मामले की सुनवाई कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के पिछले स्थगन आदेश के बावजूद नवीनतम आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि केरल बंदी हाथी प्रबंधन और रखरखाव नियम 2012 का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा उच्च न्यायालय के आदेश ने दिया है कि मंदिरों और देवस्थानों को जो है वो कहा जा रहा है कि हाथियों के जुलूस निकालने के लिए कोई नई अनुमति नहीं दी जाएगी, जो 18 अगस्त 2015 की कट ऑफ तिथि के बाद है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2015 के आदेश में निर्धारित किया था, जिसमें जुलूस और परेड निकालने के लिए जिला समिति के साथ ही उनके पंजीकरण का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने कहा है कि जिला समिति केवल पंजीकृत मंदिरों से उन आवेदनों पर विचार करेगी जब ये सुनिश्चित हो जाएगा कि संबंधित हाथी परेड के लिए उपयुक्त है और 2012 के नियमों का अक्षरशः पालन किया गया है। और अगली खबर का रुख करते हैं, बात नोएडा की। नोएडा के 15 स्कूलों का ऑडिट किया गया है। बता दें आपको कि ये जो खबर है वो नोएडा से है, जहां पर
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस पूरे मसले पर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जीपी मित्तल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है और साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट आदिश मेहरा को भी शामिल किया गया है, जो ये पता लगाएगा कि कोविड के दौरान शिक्षकों के वेतन में कटौती जायज थी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कमेटी 15 स्कूलों की 2018 से 2022 के बीच बैलेंस शीट और आयकर रिटर्न की जांच कर 4 महीने में कोर्ट को रिपोर्ट देगी। दरअसल ये अभिभावकों और शिक्षकों ने आरोप लगाया कि इन स्कूलों ने राजस्व के नुकसान का हवाला देते हुए कोविड काल में शिक्षकों के वेतन में कटौती की, जबकि इन स्कूलों को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ क्योंकि कोविड महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने के कारण स्कूल के खर्च भी कम हो गए थे। और अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। 2020 विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। बता दें आपको, विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल सिब्बल को फिलहाल राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिलहाल ट्रायल कोर्ट मामले में सुनवाई जारी रखेगी और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सेशन कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी का निचली अदालत की कार्रवाई पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि हाई कोर्ट ने कपिल मिश्रा की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 19 मई को तय कर दी है और मामले के ऊपर सुनवाई के दौरान ही कपिल मिश्रा के वकील ने हाई कोर्ट से निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि सीआरपीसी के दिए गए प्रावधानों और प्रक्रिया का पालन किए बिना एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि किया गया ट्वीट किसी की भावना को आहत करने के लिए जानबूझकर नहीं किया गया था। साथ ही ट्वीट में किसी भी धर्म या धार्मिक समुदाय का जिक्र नहीं था। साथ ही ट्वीट में सीएए प्रदर्शन को लेकर भी कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनावों से पहले की गई भड़काऊ टिप्पणियों के आधार बनाकर कपिल मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया। अगली खबर का रुख करते हैं। मधुकर दुबे बनाम से भी मामले में सुनवाई हुई है। बता दें आपको कि मुंबई के सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल या सैट के समक्ष मधुकर दुबे बनाम से भी मामले में सुनवाई हुई है। दरअसल सेबी ने एचपीसी बायोसाइंसेज लिमिटेड के आईपीओ में गड़बड़झाले के लिए मधुकर दुबे और उनकी कंपनियों की जांच की। दोष है कि उन्होंने अन्यायपूर्ण आवंटन प्राप्त करने और रिटेल निवेशकों को नुकसान पहुंचाने के लिए डीमैट खातों का दुरुपयोग किया। इस मामले में मधुकर दुबे और उनकी कंपनी पर अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए जुर्माना लगाया गया। सेबी अधिनियम 1992 की धारा 15HA के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिभूतियों से संबंधित अनुचित और अन्यायपूर्ण व्यापार प्रथाओं में शामिल होता है तो उसे जुर्माना देना होगा और 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। लेकिन जो 25 करोड़ रुपए या फिर ऐसी प्रथाओं से होने वाले लाभ के 3 गुना तक हो सकता है, जो भी अधिक हो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगी मुंबई से इंडिया लीगल रिसर्चर अथिरा नायर। अथिरा, क्या जानकारी है आपके पास? जी नमस्ते जी। सेबी ने मधुकर दुबे और उनकी प्रोप्राइटरशिप फर्म जैसे कि एनवी सेल्स कॉर्पोरेशन, मैग्नम इंडस्ट्रियल और अलायंस ट्रेडर्स के खिलाफ जांच की, जो एचपीसी बायोसाइंसेज लिमिटेड के आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से जुड़ा एक फाइनेंशियल फ्रॉड था। जांच के दौरान ये पता चला कि इन्होंने आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस का गलत तरीके से मैनिपुलेट किया और मार्केट के फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी का उल्लंघन किया। आईपीओ में नए निवेशकों को शेयर अलॉट होने का एक न्यायपूर्ण सिस्टम होती है,
लेकिन मधुकर दुबे और उनकी फर्म्स ने अनेकों डीमैट खातों का उपयोग करके अधिक अलॉटमेंट लेने का प्रयास किया। ये एक प्रक्रिया है जिसे आईपीओ एप्लीकेशन मैनिपुलेशन कहा जाता है, जिसमें एक व्यक्ति या ग्रुप बहुत सारी एप्लीकेशंस बेचते हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक शेयर्स मिल सके। इससे रिटेल निवेशकों को नुकसान होता है क्योंकि उन्हें शेयर्स अलॉट नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि इन्होंने शेयर्स लिस्टिंग के तुरंत बाद ही बेच दिए, जिससे इन्हें तेज मुनाफा मिला, जबकि असली इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ में पैसे लगाते हैं उनको हायर प्राइसेस में शेयर्स खरीदना पड़ा। सेबी ने सेबी एक्ट 1992 के धारा 15HA का उपयोग किया, जो फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए लगाया जाता है। साथ ही सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन 2003 के रेगुलेशन 3 और 4 भी लागू किए गए थे, जो सिक्योरिटीज मार्केट में किसी भी प्रकार की चीटिंग या मैनिपुलेशन को गैर कानूनी बनाता है। ये मार्केट मैनिपुलेशन का एक बड़ा उदाहरण है जिसमें अनफेयर एडवांटेज लेकर आईपीओ के उद्देश्य को ही तोड़ा गया। ये मामला आज के बोर्ड पर रखा गया था, जिसमें प्रतिवादी ने रिप्लाई दाखिल करने के लिए समय की मांग की, जो कोर्ट द्वारा स्वीकार कर ली गई। इसके बाद प्रत्यार्थी को रिजॉइंडर दाखिल करने का भी समय दिया गया। इस केस की अगली सुनवाई 27 जून को रखी गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। वहीं भारत के बार काउंसिल ने वकीलों द्वारा अनैतिक कानूनी विज्ञापन और भ्रामक सोशल मीडिया प्रचार के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। इस पूरे मसले पर वेब रिपोर्टर का क्या कुछ कहना, देखिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में उन एडवोकेट्स के खिलाफ सख्त रुख अपनाई हैं जो अपने प्रैक्टिस को बढ़ावा देने और लीगल काम हासिल करने के लिए एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एडवोकेट्स एक्ट 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए बीसीआई ने सोशल मीडिया और एंडोर्समेंट के जरिए अपनी लीगल सर्विसेज के प्रचार करने की बढ़ती हुई अनएथिकल प्रैक्टिसेस की निंदा की है, जो कि रूल 36 चैप्टर 2 पार्ट 6 ऑफ बीसीआई रूल्स का उल्लंघन है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुझाव दिया है कि वकीलों को न्याय और जन सेवा को प्रेफरेंस देनी चाहिए और इस पेशे की बाकी आर्थिक लाभों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन विज्ञापनों को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया है जो रूल 36 चैप्टर 2 पार्ट 6 ऑफ बीसीआई रूल्स का उल्लंघन करते हैं। यह एडवोकेट्स को काम मांगने या अपना प्रचार करने से रोकता है। इसने बॉलीवुड एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स द्वारा लीगल प्रचार पर रोक लगाई है। बैनर्स और एड्स को हटाने, भ्रमित और अनाधिकृत लीगल सलाह को रोकने के आदेश दिए हैं। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई होगी, जिसमें नामांकन का रद्द होना भी शामिल है। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए फॉलो करें इंडिया लीगल को। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.